बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अता तारड़ साहब की जानिब से आज दावा किया गया है कि मुराद सईद साहब जो हैं सीएम हाउस पेशावर में रूपोश हैं, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया है कि हमारी हुकूमत में सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है और वज़ीर आज़म को CTD के बारे में गलत मालूमात मिली है। दूसरी जानिब अगर बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में आज इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासिर हुई है और चेयरमैन PTI का कहना है कि VPN को फिलहाल ब्लॉक नहीं किया जा रहा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज जो मुल्क के बेशतर इलाकों में इंटरनेट सर्विस जो है शदीद मुतासिर हुई है, लेकिन इसकी सुस्त रवि की वजह से मईशत को भी बहुत नुकसान हो रहा है और कोई इसमें कोई क्लैरिटी नहीं पता चल रही जी। कि क्या है भाई। मतलब है कि ये तो निज़ामी पूरा सिस्टम में तहस नहस कर दिया इस अरेंजमेंट ने, और इनको परवाह भी नहीं है। इन्होंने तो भाग जाना है, इन्होंने नहीं टिकना यहाँ पे, और ये यहाँ पे सारी मईशत का बेड़ा गर्क करके एक तरफ से खड़ा करने की कोशिश की जाती है, दूसरी तरफ से ये बेड़ा गर्क सत्यानाश कर देते हैं। और करप्शन के केसेस, मेगा करप्शन के केसेस माफ़ करवा के फलाना ढिमाकना, वरना तो ये 2 मिनट में। और ये स्पॉयलर्स हैं बहुत से लोग इसमें। बहुत से लोग चाहते हैं कि सुलाओ, मैं तो नाम लेता हूँ, एयाज सादिक साहब हैं, इवन राना सनाउल्लाह साहब की आप गुफ्तगू सुने, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, रज़ा रब्बानी, ये सारे बहुत से लोग हैं। बाकी वो जैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं होता, झगड़ा पड़ा रहे। जो IT की मिनिस्ट्री हैं, जो मिनिस्टर हैं, उनकी मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा। वो तो अपनी तरफ से जाहिर है कि जो भी पॉलिसी है जिस तरह से लेकिन मैं बाकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा दिन सुनता रहा हूँ बैठ के, ये तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां मारो धोरो, वो भाई कब क्या क्या हो गया इनको। मतलब ठंडे ये जो है ना, और हमारे जो ख़ास तौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है, जो कानून और लॉ उसके मुताबिक और बात हो रही है। लेकिन ये बीच में आके स्पॉयलर्स ये कर देंगे, फलां कर देंगे। मैं मुराद सईद ने अगर किए क्राइम तब जाकर पकड़े उसको, मुराद सईद को। मतलब ये जी, इनको अपना ही नहीं बैकग्राउंड का शायद भूल गए, अपनी अपनी तारीख सब पढ़ लें। थोड़े ये सियासी बातें, इस वक्त मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, और इस वक्त इस तरह की बातें करना मुनासिब भी नहीं है। और ये जो है इसमें अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की, वो ये है कि ये पारा चनार का जो मसला है, ये तो अभी का नहीं है, ये तो एक पुराना मसला है हमारे, और ये ख़त्म हो गया। बाकी मुल्क में, पाकिस्तान में इस वक्त अल्लाह का एक बड़ा एहसान है, सारी सियासत व्यासत अपसाइड पे फेंके हुए ये जो हंगर गेम्स हैं, बहुत अल्लाह ताला का करम है कि हमारे यहाँ फ़िरका वाराना फसादात अब नहीं होते, अब नहीं होते। उलमा मुहर्रम में एक का वाक़यात के अलावा, और पहले भी नहीं होते थे। ये दरमियान में जो है ना, ये कुछ कुव्वतें हैं पाकिस्तान से बाहर, जो आलमी लेवल पे जो ये फ़िरका वाराना फसादात, एक तो है ना कि नज़रियाती इख्तलाफ और बहस और मोबाइल, वो अपनी जगह, लेकिन होता है कि फतवे हो रहे हैं और ये हो रहा है, वो करवाते रहे हैं पहले। और पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है, पाकिस्तान के अंदर उलमा जो हैं मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के, उन्होंने ये जब हुआ ना, अरब स्प्रिंग हुई, उसमें भी कोशिश हुई। अरब स्प्रिंग भी तो स्पॉन्सर्ड थी ना, वो तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो अरब स्प्रिंग स्पॉन्सर्ड नहीं थी? अरब स्प्रिंग तो आज़ादी, जमहूरियत लाओ, मुल्कों के तख्ते उलट दो, वहाँ पर भी एक ड्रामा हुआ है ना अरब स्प्रिंग में। तो उसमें भी यही फ़िरका वाराना फसादात करवाने की कोशिश हुई थी, तो और हुआ, उसकी गले काट रहा है, वो दाइश बना दी, फलां बना दी, सारा किया है वहाँ पे। लेकिन ये कि मुल्क संभल गए जैसे तैसे। तो ये जो पारा चनार का इशू है, इसको तो सेंसिटिव इशू है। और मैं आज जो सुन रहा था उनकी गुफ्तगू, बंकर्स बने हुए हैं दोनों तरफ। मुझे काफ़ी अरसा पहले वहाँ मैं गया था तो हालात बहुत बेहतर हो गए हुए थे, तो अब ये कैसे ये बंकर बने हुए हैं, ये बना हुआ सेंसिटिव है। उलमा कराम आगे हैं, ठीक है, इसमें रोल प्ले करें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ। सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स नहीं, उलमा बैठे आके, और साथ उसके फिर ये हो कि भाई ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी दूसरे को के मज़हब के ऊपर बात करे।
बिल्कुल मसलक के ऊपर बात करें, फतवे दे रही है, ये सिर्फ रियासत का काम है, रियासत का काम है। आपको पता है ये जो कई ममालिक में जो जुमे के खुतबात हैं, वो बाकायदा उनकी जो वजारत, अब हमारे यहाँ तो खैर ये मैं नहीं कुछ कहूँगा, इस्लामी नजरियाती है ये, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये भी सियासी लेवल पे ओहदे दे दिए जाते हैं ना। अदरवाइज ये होता है कि वो जो जुमे के का जो खुतबा है वो रियासत उसको बताती है कि ये इस तरह से आप करें, इस तरह से ये बात करनी है, इस वक्त ये बात करनी है। वो ऐसे नहीं होता कि खड़े होके कोई भी जो है वो, और बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन वो रियासत के मफादात को सामने रखते हुए वो फिर वेट करके उसको वही बात पर खुतबे में होती है। और आप देखें कि वो उसमें वो बड़ी ज़बरदस्त बात होती है, उसमें बड़ी प्यार मोहब्बत अखुवत का मामला होता है। हमारे उलमा तो वैसे ही मजमूई तौर पे बहुत बहुत ज़िम्मेदार उलमा है, हमारे मुल्क में बड़ा किरदार है उलमा इकराम का, लेकिन ये है कि कहीं कहीं वो ये फितना पैदा करने वाली फोर्सेस होती हैं, तो उनको साइड पे उलमा के हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस सामने है। और दूसरी जो बात है, जो बहुत अच्छा, दो बातें देखें बड़ी अच्छी हुई हैं। एक तो है ना बेचैनी, ये स्पॉयलर्स ने जो बीच में सारा किया हुआ है, गड़बड़ की हुई है। एक बात तो बड़ी ये पीआईए का बहुत अच्छा काम हुआ है, इसी क्यास में आप देखें ना, अचानक कितनी अच्छी खबर आई जो पीआईए के वो खुले। और दूसरी जो है वो आप ये देखें कि अफगानिस्तान के साथ बर्फ पिघली पाकिस्तान की, एकदम से तो नहीं होगी, चाइना दरमियान में है, रशिया दरमियान में है, वो देखिए अफगानिस्तान के आप जरा तसव्वुर करें ना, यानी 60 की दिहाई से 60-70 की दिहाई से उस मुल्क में जनरेशंस, पता नहीं कितनी जनरेशंस उस मुल्क में खाना जंगी हो रही है। वो है ही नहीं, वहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, वो कोई कहीं गए हुए हैं, कोई पाकिस्तान आए हुए हैं, कोई ईरान में है, कोई कहीं। तो एक उनकी पूरी नस्ल, और ऐसे ड्रोन जब आता था ना, हमारे यहाँ भी जो ड्रोन अटैक होता था, आपको पता ही ये जो एक ख़ास किस्म की यहाँ पे माइंडसेट है पाकिस्तान में, वो क्या है, और सबसे ज़्यादा पख्तूनों ने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी। पख्तूनों ने इतनी कुर्बानी, वो मुस्तकिल सफ़र कर रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं, वो पहली अफगान वॉर को भी, और वो दूसरी जो वॉर ऑन टेरर थी उसको भी। और ये वक्त था कि जब उनके ऊपर एक जो है मरहम रखी जाए, ठीक है, सियासत से हट के बड़ी जाने दी हैं वहाँ पे। और ये होता था, बताऊँ मैं आपको, कि जब ड्रोन अटैक होता था ना, तो ये किसी शादी का फंक्शन हो रहा है, तकरीब हो रही, कहते थे, बयान क्या आता था उधर से, बाहर से, वो जो कोलेटरल डैमेज है, बच्चे तो मर गए, ख़ानदान मर गए सारे। तो इस वक्त मुल्क, रियासत, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जो कहते थे ये बैठ के यहाँ पे कॉन्सुलेट्स खुले होते, ये कंबोडिया बनेगा, ये तो खाना जगह, ये कॉन्सुलेट्स खुले हुए थे ये आधे अफगानिस्तान के अंदर। तो उससे जान छूटी है, शुक्र है अल्लाह का। अब ये मैन मेड क्राइसिस है, इसको बैठ के हमने आपस में हल करना है, बजाय इसके कि हम चिंगारियाँ लगाते रहें और सब ईगोज से पीछे हटें। मेरा ख्याल है कि ये जो मैंने चंद पिछले घंटों में बात हुई लोगों से, एक तो ये कि वो ये पहले तो ये पता चला रात को कि जो बाहर से मीडिया के लोग आ रहे हैं और वो और सारा वो सब चली, तो फिर 3-4-5 लोगों से मैंने आज बात की दिन में। एक तशवीश है कि जी खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो रही, वो मेरे ख्याल से आजकल में शायद हो जानी चाहिए, और शायद कोई राब्ते वगैरह दोबारा बहाल भी हुए हैं। और उसमें यह है कि धरना, इंतशार, इन चीज़ों से कोई नई चीज़ होगी, जो भी कुछ होगा मुज़ाकरा से ही होगा, ठीक है। और उसमें आगे बढ़ा नहीं जा सकता जब तक इस पूरे चेस बोर्ड में आप तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करके कुछ भी करें, आप नहीं चला सकते। ये सबका मुल्क है, तहरीक इंसाफ के का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, जो नॉन पॉलिटिकल है उनका भी है, मुस्लिम, सबका मुल्क है, मुस्लिम लीग नून का भी है, जमात इस्लाम, सबका पाकिस्तान है। ये कैसे आप सारे मिलके जो हैं, सारे मिलके, मुशाहिद साहब की बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग, उन्होंने अपोजिशन का इत्तेहाद बनता है हुकूमत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ हमेशा अपोजिशन के इत्तेहाद बनते हैं ना, PDM, ARD, PNA,
वो पहली दफ़ा सारी हुकूमतों का इत्तेहाद एक अपोजिशन जमात के खिलाफ बन गया, बस होल्ड करें। वो कहता है होल्ड योर हॉट से तो ठंडा करके आगे चलना है हमने, ना ये घेराव जलाओ से मामला हल होंगे और इससे नफरतें और फैलेंगी। और मेरा ख्याल है कि ये आपस में बैठ के बात होगी, जो हुकूमत की शख्सियात हैं। फिर मैं जा रहा हूँ अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी की तरफ। अंसार अब्बासी जो हैं उनके ख्यालात से इख्तलाफ भी करते हैं और इत्तेफाक भी करते हैं। अंसार अब्बासी इंतहाई जो है ना, मतलब है कि मतलब उनकी स्टोरी वैसे ही नहीं, हवा में ही चलाते स्टोरी। उनकी जब बात थी ना मुज़ाकरात, वो कैसे हुए ख़राब, दरमियान में क्या वाक़यात पेश आए, जो वाक़यात पेश आए उसको साइड पे करके आगे बढ़े। ठीक है, इंसानी जानें जो हैं वो चली गई, जितनी भी गई, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे किसी का सर फटाई, किसी को गाड़ी के नीचे आ गया, मतलब ये तो इस तरह की गोलियां चली, ये मुनासिब नहीं। तो इसको आगे हमने बढ़ना है इस वक्त। और ये मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि शायद लॉन्ग मार्च वगैरह अब ना हो, लेकिन लोगों की कोशिश है कि हो, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो जैसे हो नहीं गिद्ध घूम रहे होते हैं कि नीचे कुछ, तो उधर भी सुकून के साथ केपी के अंदर गंडापुर साहब अपने मामलात को देखें। बाकी जो मईशत है, जो ये सारे, आप यकीन करें मेरे लिए बड़ी हैरान की बात थी कि ये पीएई को ये मतलब देखें ना, इन पूरी इतने टर्मोइल में अच्छी बातें भी तो हो रही हैं ना। देखिए स्टॉक मार्केट उठ जाती है ऊपर, फिर गड़बड़ होती है, फिर वो गिरती है नीचे। मतलब इसको स्टेबल करें का बहुत लोग जहनी तौर पे जहनी मरीज बन गए लोग। इसको ठंडा करके आराम से बैठ के मामलात को हल करके आगे निकलें। और ये जो होता है ना चिंगारियाँ रोज़ करना, इसको काम डाउन, ठंडा करके सुकून से आगे आगे बड़ा बड़ा पोटेंशियल। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हों, पाकिस्तान के अंदर आपके जो है वो बच्चे निकलें आगे और आईटी की तरफ जाएं। और ये बच्चे आपके लोग पोटेंशियल तो देखें। वो एक गांव से उठता है लड़का, नेज़ा फेंकते वो जाके वो ओलंपिक्स के अंदर वो मेडल उठा के ले आता है। आप देखें तो सही अपना पोटेंशियल मुल्क का। तो बात यह है कि ये बीच में ऐसे खौमखा के अंदर शोर शराबा मचाया हुआ है। इसको मेरा ख्याल है कि अब इसको ये ठीक होगा इंशाल्लाह, ये ठीक होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और सबको इस बात का इदराक होगा। और ये सड़कें बंद करके और गाड़ियां जला के और उधर पे, लेकिन फिर रास्ता भी नहीं छोड़ा जाए। अच्छा ये चाहते हैं रास्ता भी ना मिले, जो हमारे इस अरेंजमेंट में मौजूद है ना, क्योंकि इनको पता है कि ये तो उनको आए थे तो अब बैठ गए, तो जब तक उनका फड्डा चलता रहेगा। ओ भाई आप भी शरीक हो इक़्तिदार में, या बैठ के बात करें, ठीक है ना। मतलब है कि ऐसे ही खौमखा के अंदर जो है वो मुल्क में इंतशार फैलाना, और उधर से भी ना कोई इसकी तुक है कि जी सड़कें बंद हो जाएं और फिर निकलें। और लेकिन आप रास्ता उनको दें ना, रास्ता फिर बैठ के बात करें। जो अंसार कह रहे थे कि बात हो रही थी, फिर वो कहाँ टूटी थी बात, वहीं से उसको जोड़ें दोबारा और आगे बढ़ें, मेरा ख्याल है। और ये इस तरह की जो है ना जलती पे तेल और मजाक और ये तज़हीक और ये सारी बातें, ठीक है ना, ये इसको मामला मेरा ख्याल से, और मेरा ख्याल है कि बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दोबारा कॉल वॉल भी नहीं होनी चाहिए, उससे पहले मामलात को ये किसी जगह हल हो जाएंगी। वरना तो फिर अब क्या है, तो फिर तो क्या उसी है, अनारकी है टोटल। उससे तो नहीं मामला हल होंगे ना। स्टॉक गिरेगी, दुकानें बंद होंगी, इंटरनेट बंद है, ये बंद है, वो बंद है, तो इसको ठंडा करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल मुलाकात वगैरह होगी इनके लॉयर्स की। और उधर से जो मैं तो नाम लेता हूँ ना हमेशा, अयाज सादिक साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये अपना राना सनाउल्लाह इवन, और शहरी रहमान, यूसुफ रज़ा गिलानी, रज़ा रब्बानी पीपल्स पार्टी के, खुर्शीद शाह, मौलाना चांडी, और सियासी लोग बड़े जो, तो ये आगे हैं और ये आगे आके इसको ठंडा करें, ठीक है। मुराद अली शाह इवन, अच्छा तो और भी जो मैं उसमें जाना चाहता, अचकज़ई साहब, बाकी लोग सारे इसको देखें। पॉलिटिकल लेवल पे हर जगह ना अदालत को लाना मुनासिब है, बिल्कुल ना सिक्योरिटी फोर्सेस को लाना मुनासिब है, ना पुलिस को लाना मुनासिब है कि सूबों की पुलिस, इसकी पुलिस, नहीं, बिल्कुल नहीं। और ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट को हर जगह इनको लाने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिशियंस हैं, ये बैठ के अपना काम करें। ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है ना, जैसे तैसे करके ये जो सारा हुआ है पीआईए का, आपके लोगों ने कहीं काम किए है ना। फेटअप से कैसे निकले थे हम, मुझे बताएं क्या हालात थे उस वक्त। तो मतलब
काम हो जाता है ना, सब मिलके करते हैं तो हो जाते हैं, निकल जाते हैं आगे। तो इससे निकलें आगे, बस अब फंसे हुए एक ही जगह पे, सुई अटक गई सबकी। हालात देखें 24 घंटों को तरह देखें पीछे क्या हुआ है 24 घंटों में। पहली बात, एक बड़ी जंग, मैं कहता एक बड़ी जंग फ्रंट्स खोल रहे हैं उसमें। अब उसमें जनाब एक फ्रंट तो पहले खुला जो कि ट्रम्प साहब ने ब्रिक्स ममालिक के ऊपर कह दिया कि 100% टैरिफ होगा, 100% टैरिफ। यानी जो ब्रिक्स ममालिक हैं अगर उन्होंने डॉलर के अलावा किसी और करेंसी पे काम, ये जो उनका है ना प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर उन्होंने ये बात की है, ये जो है ये अगर हम उसकी स्लाइड दिखा सकें यहाँ पे, तो एग्जैक्टली उन्होंने जो बात की है, उन्होंने ये कहा है कि ये ब्रिक्स के जो मुल्क हैं, ये मुल्क जो है ये ट्रुथ के नाम से जो प्लेटफॉर्म है, ट्रुथ डिटेल्स या ट्रुथ सोशल के नाम से, जो एक्स से हट के दूसरा प्लेटफॉर्म भी है सोशल मीडिया का, उन्होंने कहा द आइडिया दैट ब्रिक्स कंट्रीज आर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम द डॉलर व्हाइल वी स्टैंड बाय एंड वॉच इज ओवर। अच्छा, वी रिक्वायर अ कमिटमेंट फ्रॉम these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariffs and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker. ये डोनाल्ड ट्रंप है। There is no chance that BRICS will replace the US dollar in international trade. Any country that tries should wave goodbye to America. अच्छा, अब जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, ठीक है, लूला दा सिल्वा जो है उन्होंने 2023 में कहा था ये कि एक मुतबादिल करेंसी की तरफ जाना चाहिए। रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान आगे जाने वाला है, उसमें यकीनन पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह, और उसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, 34 ममालिक दुनिया के वेट लिस्ट पे खड़े हुए हैं कि हमने ब्रिक्स का मेंबर बनना है। अच्छा, ये है ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, पहले भी बात कर चुके हैं। ब्रेटन वुड जब ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और सारा कुछ हुआ तो उसके बाद ब्रेटन वुड एक जगह है, वहाँ पे वाशिंगटन होटल के अंदर वो जुलाई 44 के अंदर वो मीटिंग्स हुई और उसमें तय पाया कि भाई ये किस तरह से, उसी ब्रेटन वुड में से ही फिर IMF निकला, फिर उसी में से वर्ल्ड बैंक निकला, फिर उसी में से ये डॉलर करेंसी बनी और डॉलर को फिर सोने के साथ लिंक कर दिया। $35 का 1 आउंस सोना, यानी ये कागज का, अब तो ये कागज के चिथड़े हैं ना करेंसी। पहले 100 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट और $1 और $100 $50 की कोई हैसियत, तो कागज के वो 1971 तक डॉलर जो है वो आप अगर $35 कहीं पर भी देंगे तो आपको 1 आउंस सोना मिलेगा उसका। वो कागज के चिथड़ा नहीं था डॉलर। डॉलर को ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के तहत लिंक कर दिया था सोने के साथ, यानी समझे बात, यानी $35 अगर हैं, किसी के पास भी $35 हैं, तो वो $35 कागज के चिथड़े नहीं है, वो $35 जो है आप जाके दें तो वो आपको सोना मिले, गोल्ड मिलेगा आपको, ठीक है ना। वो निक्सन ने उसके बाद खत्म कर दिया 71 में। अब वो खत्म हो गया तो फिर उसके बाद दुनिया जो थी वो किसी और, 71 की दुनिया कुछ और थी। जाहिर है कि उस वक्त तो कोल्ड वॉर और ये सारा चलता था। उसके बाद जाके कहीं यूरो ने खड़े होने की कोशिश की, यूरो को, कहीं पाउंड ने खड़े होने की कोशिश की, स्टर्लिंग पाउंड, कहीं वो, ठीक है छोटा मोटा चलता रहा, लेकिन डॉलर, माइटी डॉलर बात दुरुस्त है। दुनिया का सबसे बड़ा डॉलर का जखीरा अगर किसी के पास है तो चाइना के पास है। चाइना 90 की दिहाई से डॉलर खरीद रहा है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि चाइना 90 की दिहाई से डॉलर खरीद रहा है। कई ट्रिलियन डॉलर्स उसके चाइना के दुनिया के मुख्तलिफ बैंकों में डॉलर अकाउंट्स में पड़े हुए हैं और उनका बिलियंस चाइना को आता है। वो शो नहीं करते मगर आता है। अगर डॉलर्स हैं तो क्या आपके ख्याल से बैंक ऑफ चाइना में रखे होंगे डॉलर, उन्होंने दुनिया भर में इन्वेस्ट किए होंगे ना खामोशी के साथ। अच्छा, अब इशू ये है कि वो कह रहे हैं माइटी डॉलर, और माइटी डॉलर में अब ये मुल्क जितने हैं, अब इन्होंने अगर रशिया से ऑयल लेना है तो कोई रुपए में, हमने रशिया से अगर तेल लिया है
या इंडिया ले रहा है या बाकी मुल्क ले रहे हैं, तो अपनी रुपीज़ में ले रहे हैं, अपनी करेंसी में ले रहे हैं। देखिए ना, अब पूरी दुनिया में क्या होता है, पूरी दुनिया में क्या होता है, पूरी दुनिया में ये होता है कि जी आप जो हर बंदे को पता है ज़ाहिर है कि आज की दुनिया में लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं चले जाएं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं उसमें, जो छोटी सी वो जो मशीन लेकर आते हैं सामने, या किसी जगह पर आप तो आपको ऑप्शन देता है कि डॉलर में या लोकल करेंसी में। तो आप लोकल करेंसी में करेंगे तो डॉलर के थ्रू वाला कमीशन नहीं होगा, तो लोकल करेंसी आप बटन दबाते हैं, वो आपको कहते हैं धर्म या रियाल या डॉलर, वो हर जगह डॉलर होता है ज़रूर, लेकिन लोकल करेंसी का ऑप्शन भी होता है, लोकल करेंसी में आप कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें इशू ये है कि अगर ब्रिक्स की डी डॉलराइजेशन की एक बात चल रही है कि ब्रिक्स अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा और ब्रिक्स अपनी कोई अलग से डिजिटल करेंसी में ये फ़र्क है, डिजिटल करेंसी, ब्रिक्स करेंसी, क्रिप्टो करेंसी अलग अलग है। लेकिन ये है कि ये उन्होंने कह दिया कि 100% टैरिफ लगेंगे। अब इंडिया इसको किस तरह देखेगा? इंडिया को भी उन्होंने कह दिया कि मतलब से गुड बाय। अब ये जयशंकर जो है कुछ अर्से पहले कह चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन हम नहीं चाहता, इंडिया नहीं चाहता, मगर मसला ये है कि वो फिर ऑयल और वेपन्स और ये और वो और सारा, तो ये टैरिफ की एक वॉर उन्होंने छेड़ दी। ये एक महाज है उस बड़ी जंग का जो कि ट्रेड वॉर की सूरत में है। दूसरा महाज तो नहीं, दो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो कैश पटेल जो है वो FBI के सरबरा उनको मुकर्रर कर दिए। कैश पटेल जो है ये 44 साल इनकी उम्र है। इनकी फैमिली जो है वो भारतीय गुजरात से माइग्रेट हुई थी, पहले ईस्ट अफ्रीका से कनाडा से फिर बरतानिया, अमेरिका। और ये पेशे के एतबार से लॉयर हैं। और ये जो हैं ये इनको अपॉइंट करने की कोशिश की थी डिप्टी डायरेक्टर CIA। तो उस वक्त ये हुआ था कि जो जीना हेस्पल हैं उन्होंने कहा मैं रिज़ाइन कर दूंगी अगर ये इसको डिप्टी डायरेक्टर CIA लगाया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगी। तो ट्रंप ने उस वक्त नहीं किया था। और ये जो है इनकी जगह ये जो है यूं समझें कि ट्रंप जो है वो दूसरे डायरेक्टर FBI को फारिग करने वाले हैं। इससे पहले जो डायरेक्टर FBI थे वो डायरेक्टर FBI तो थी जेम्स कॉमी जो हैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। मतलब है कि जेम्स कॉमी जो है वो उनको ट्रंप ने लगाया था, और जेम्स कॉमी जो है वो ट्रंप ने उनको लगाया और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ये हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स, मुलर रिपोर्ट जो थी, और वो सारा मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन वो हिलरी क्लिंटन वो क्या रशिया ने किया था नहीं किया था, आगे पीछे दाएं बाएं कर आके तो वो ट्रंप साहब नाराज़ हो गए। अब ये जो जेम्स कॉमी थे ये अपने FBI के ऑफिस में बैठ के वो TV देख रहे थे, आराम से TV देखते देखते TV पे ब्रेकिंग न्यूज़ चलना शुरू हो गई, कॉमी फाइल्ड। तो ट्रंप साहब ने ट्वीट करके उनको डायरेक्टर FBI को फारिग कर दिया और क्रिस्टोफर रे को लगा दिया उन्होंने लाके। अच्छा, ये 10 साल की मुद्दत होती है। तो क्रिस्टोफर रे चलते रहे 2017 से लेके तो 2027 तक उनका काम, अभी 3 साल रहते थे। अब जनाब ट्रंप साहब ये, लेकिन हुआ ये कि वो बाइडेन दौर में भी थे, ये वही है FBI जिन्होंने पे रेड किया वहाँ पे, वो जो कागजात वगैरह चले गए थे उनकी ज़ाती रिहाइश गाह पे ट्रंप की, तो FBI वहाँ पे गई। अब ट्रंप साहब ने उनको अब या तो रिज़ाइन देंगे या वो फारिग हो जाएंगे, क्योंकि नए डायरेक्टर FBI का ऐलान हो गया। ये कैश पटेल जो है इनकी एक बेस्ट सेलर किताब आई है पिछले साल 2023 में, और उस किताब का नाम है, अगर हम 5th स्लाइड दिखा सकें, गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर अवर डेमोक्रेसी। अच्छा, अब ये इस पे जो किताब ये कहते हैं कि भाई ये पढ़ने वाली किताब है, यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी है, ये मौजूद है ये इस्लामाबाद में। अच्छा, तो इसमें इन्होंने पूरा जनाब डीप स्टेट ऐसी है, ये है, यूं है, और मीडिया, और उसमें मीडिया के जो लोग हैं, और उसमें ब्यूरोक्रेसी और टाइकून्स हैं, और ये है, और बल्कि उसमें एक जगह ये लिखा है कि मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं
पहले ही दिन FBI को ही खत्म कर दूंगा। यहां तक जो है ना इन्होंने उसमें ये करप्ट और ये और उसमें पूरा जनाब इन्होंने ये है ये। अब वो जनाब FBI को हेड कर रहे हैं और ये काम करेंगे जस्टिस डिपार्टमेंट अटॉर्नी जनरल के साथ। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि जो अक्सर हमारे जो है ना पाकिस्तान से, मतलब हम अकेले नहीं और भी दुनिया हमसे बहुत कुछ सीखती है। तो वहाँ पे जो ट्रम्प साहब के समधी हैं उनका नाम है चार्ल्स कुशनर। चार्ल्स कुशनर बड़े वो हैं, यानी जेरेड कुशनर के वालिद। तो वो जो हैं वो एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं और 2020 में उनको ये टैक्स एवेजन और इससे पहले फटे वड्डे के अंदर उनको काफ़ी सजाएं वजाएं हो गई थी, पर उन्होंने उनको पार्डन कर दिया था। उनको फ्रांस में अपना सफ़ीर अपॉइंट किया। यानी जेरेड कुशनर जो हैं उनके वालिद फ्रांस में अमेरिका के सफ़ीर होंगे। जेरेड कुशनर भी अपनी जगह पे, मतलब उनके फादर अब एक्टिव, इट्स ऑल इन द फैमिली कहते हैं ना, और लॉयलिस्ट और सारे के भाई अब यहाँ पे गड़बड़ ना हो, तो ये जेल हो रही है टीम। अच्छा, अब इसमें इशू ये, अच्छा चाइना हॉक है, कैश पटेल हैं इंडिया, बहुत इंडिया कहते हैं राम मंदिर और एक प्रैक्टिसिंग हिंदू और बड़े, लेकिन ये कहते हैं कि चाइना हॉक है। तो अब ये पॉलिसी क्या होगी? फिर वही बात कि पॉलिसी अब क्या होगी आगे जाके। फिर उसके बाद जो है वो दो मुल्कों के अंदर बगावतें बड़े पैमाने पे, खान जंगी और बगावतें, नए फ्रंट्स खुल गए। जी, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। वक्फा लें, आप उसके बाद बात करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि मामलात को अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ाना चाहिए, इसके अलावा कोई हल नहीं, वरना तो फिर क्या आपस में लड़ें, मार देंगे दूसरे को। देखिए ना, मियाँ नवाज शरीफ कॉल करें एक कॉन्फ्रेंस और शहबाज शरीफ कॉल करें बतौर वज़ीर आज़म, अचकज़ई साहब दरमियान में, मौलाना साहब कॉल करें, कोई एक करें। जैसे ये नेशनल एक्शन प्लान बना था, जब ही साने IPS हुआ था तो सारे बैठ गए थे ना, सारे बैठ के एक कुछ बुनियादी इश्यूज़ पे आगे बढ़ते हैं ना, फिर आप अटक गए, अब इसको मार दो, उसको मार दो, नहीं करोगे, मुल्क रुका हुआ सारा। तो सिक्योरिटी के देखें कितनी खौफनाक कंसर्न है। इसमें ये मुनासिब है कि इस्लामाबाद के अंदर इस तरह से जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में, अब मतलब आपका मुल्क है, सड़कें बंद, ये कंटेनर फलाना, और मैंने कहा ना कुछ लोग हमेशा ये चाहते हैं कि ये होता रहे हर सिस्टम में, ताकि मुल्क, और वो हर तरफ होते हैं, तो आप उनको ठंडा करके बिठा के पोलिटिकली इसको हल करें, 2 मिनट में हल होगा। सीरिया में खौफनाक मास्क खुला है, शाम में, और वहाँ पर जो ये जो हरकत तहरीर शाम, ये 2017 में मुख्तलिफ जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, सुन्नी मिलिटेंट मैं कह रहा हूँ, जाहिर है क्योंकि वो सुन्नी तो, लेकिन वो जो ग्रुप्स थे जो अलकायदा एफिलिएट, नुसरा, ये वो सारे वो मिल गए थे, दाइश के भी कुछ अनासर थे वो मिल गए थे, और ये जो हलब का इलाका है और उसके साथ ही जो इदलिब, और ये वहाँ पर इन्होंने भरपूर अटैक शुरू किया था। फिर उसके बाद ये हुआ कि मामला ज़रा ठंडा हुआ। उस वक्त सपोर्ट थी मुकम्मल तौर पे 2015 में मुकम्मल सपोर्ट थी जो शाम के सदर हैं बशार अल असद, उनको रशिया की, ईरान और हिजबुल्लाह, ये 2-3। बाद में ये हुआ कि वो ख़त्म हो गया मसला, तो सारे अरब लीग में भी आ गए और पिछले 2-3 सालों में मसला हल हुआ। अब ये हुआ कि रशिया फंसा हुआ यूक्रेन में, और हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान के अंदर मामलात, और ज़ाहिर उनकी क़यादत जो है वो शहीद हुई है, और ईरान जो है वो ये इसराइल और ये सारे मसाइल में ईरान फंसा हुआ है। तो इस दौरान वो उन्होंने जाके जो है वो बशार अल असद, ये मेरे ख्याल से 2015 के बाद शायद सबसे कमज़ोर तरीन उनकी सूरत हाल है। अब ये बशार अल असद की हुकूमत गिरती है या नहीं गिरती, ये देखना है, ये अगले 24-48 घंटों में तय हो जाएगा, क्योंकि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो आज दमिश्क पहुँच रहे हैं, किसी वक्त रात को वो डमस्कस में होंगे, और कल उसके बाद वो टर्की में होंगे, और ईरान, टर्की, रशिया, इनकी आपस में बात हुई है, टेलीफोन पे भी बात हो रही है। बल्कि मैं आज ये पढ़ रहा था कि बशार अल असद जो हैं
उनकी यूएई के प्रेसिडेंट 17 स्लाइड हम देखें तो उन्होंने यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, उनसे टेलीफोन पर बात की है कि ये मामलात के अंदर वो इंटरवीन करें। उनसे भी उन्होंने बात की है, इराक़ से भी की है, और बशारुल असद जो हैं उन्होंने यूएई की मदद तलब की है कि इस मामले को हल करवाएं कि ये कैसे मामला जो है इसको बढ़ने से रोकें। लेकिन ये जो है ये मामला मैंने कहा ना कि इसमें अब रशिया उधर इंगेज है, वो उधर इंगेज है, उधर बीच में अंदर है। ये सारे मामलात हल करके मुल्क अपने बैठे ना सारे सुकून के साथ, किसी वक्त भी दुनिया के हालात देखें कहाँ जा रहे हैं, तो आप ये अंदरूनी इंतशार पैदा करने आपने यहाँ पे पड़ोस में, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है हमारी जानें कुर्बानियाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम उससे निकले। ये जो अफ़गानिस्तान में ये जो फसाद बपा था इतने सालों में, तो हम उससे निकले। उसका कोई ना कोई फॉलो आउट होना था, होना, ये हो ही नहीं सकता था कि साथ ही वो सुकून हो जाए। वो मौजूद हैं जो भी लोग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अफगानी, उनकी एम्बेसी, हमारी बात चल रही है। अब ये अल्फाज भी मुनासिब नहीं चुना, अफगान अफगान कर रहे होते हैं, तो वहाँ एम्बेसी की तरफ से आज इतराज़ हुआ है कि आप दहशतगर्दी इस तरह का लफ्ज़, अफगान मत लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे उनके साथ इंगेजमेंट हो रही है शुरू, और बर्फ़ पिघली और ठीक होगा। उनकी वो सॉइल अपनी ख़त्म, वो उनके पाकिस्तान का तो इशू बड़ा सीधा, आपकी सॉइल क्यों दहशतगर्दी के इस्तेमाल हो रही है। ये इतराज़ चाइना को, ये इतराज़ जो है वो ईरान को, ये इतराज़ जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को, हर एक को कि भाई ये सॉइल कैसे इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और उनकी सॉइल से मसला हुआ था तो पाकिस्तान ने भुगती है ना ये वॉर ऑन टेरर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है ये तो इससे हमें, और दरमियान ये पारा चेनार, ये बड़ा सा ये इश्यूज हैं इस वक्त, ठीक है। ये इश्यूज पे हम, वही मैंने कहा ना, नेक्स्ट प्लान में बैठ गए थे ना सारे, बैठ के इसको, ये इश्यूज को हल करें, इकोनॉमी भी डाल लें उसमें सब, और भी 2-4 इशू डाल के, और फिर उसके बाद आपका क्या ख्याल, नेशनल एक्शन प्लान के बाद वो ख़त्म हो गई थी पॉलिटिकल पार्टियों की आपस में जो वो थी, जो सियासी, वो तो चल रहा था ना, वो उनको बोल रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं, वो उनको, लेकिन कुछ जगहों पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, आप कहते हैं यार इसी टाइम वक्त नहीं है यार। उस वक्त तो खैर बहुत हमारी यानी बम धमाके भी हो रहे थे, शहादतें हो रही थी, एनीवे। अब वो सीरिया में देखना ये है कि अब हम इससे निकल गए हैं, तो ये जो है ना, इंडिया संभाल पा रहे हैं। इंडिया ने तो अभी तक कश्मीर तो छोड़ देना, जो इस तरह की जो यहाँ जो कुछ हुआ है कश्मीर में, तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ आज़ादी की तहरीक, और वहाँ पे जो चला है ना मामला, उनका बॉर्डर जरा जो ये संभाले ना, मणिपुर को संभाले हैं भाई। पाकिस्तान ने तो संभाल रहा है ना, ये पाकिस्तान तो देख रहा है अफगानिस्तान के अंदर क्या हुआ है इतने सालों के दौरान, ये मणिपुर को संभाले जरा। इतना सा एक दफ़ा जब ये शुरू हो जाते हैं मामला, तो चेन रिएक्शन होता है, वो मुल्कों को अपने लिए सब। और मैं 2 साल से हैरान था कि ये क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, इनके जो चीफ मिनिस्टर, ईगो का इशू, नहीं जाएंगे मोदी साहब, अच्छा जी वो तो बढ़ती जा रही है, बढ़ते जा रहे क्राइसिस बढ़ता जा रहा है, चले जी उनका इंटरनल मसला है, लेकिन चूंकि ख़त्म नहीं हो पा रहा, तो मैं इसीलिए उसको लेकर आता हूँ दरमियान में, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड। आप उसको वक्त पे संभालने चीज़ों को, चीज़ें संभल जाती हैं। अब सीरिया के अंदर, लेकिन मेरा ये ख्याल है अपना कि ये आगे मामला नहीं बढ़ेगा। उसकी वजह यह है कि इसके जो फरीकैन हैं वो आपस में इस बात को जानते हैं कि इसका नुकसान होगा। टर्की को ये है कि वहाँ से पीकेके वाले अटैक करते हैं, उस इलाके से दहशतगर्दी फैलती है। इसी की वजह से बशारुल असद और तैयब एर्दोगन जो है उनका आपस में, तैयब एर्दोगन कहते हैं आप ये वहीं से तो पकड़ा था ना पीकेके के बंदे को, तो पुरानी एक हिस्ट्री है, तो वो एक मामला चल रहा है। लेकिन ये कि रशिया जो है उसने बात की, अभी यूएई दरमियान में है, बशारुल असद, यूएई के बात करने का सिग्निफिकेंस है, सऊदी अरेबिया भी दरमियान में है, तो ये सारे मुल्क ये रोकेंगे इस चीज़ को। दूसरी जो बगावत है वो जॉर्जिया में हो रही है। जॉर्जिया बहुत इंपॉर्टेंट, जॉर्जिया में ये देखना है कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो प्रो रशिया हैं, और जो प्रेसिडेंट खातून है वो प्रो वेस्ट हैं या प्रो अमेरिका हैं। वो पेचा पड़ा हुआ है कि अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि प्रेसिडेंट, वहाँ पर वो कोशिश हो रही है कि जो मेदवेदेव हैं, जो दिमित्री मेदवेदेव जो पहले सदर भी रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जॉर्जिया में कू यानी जो है बगावत की एक कोशिश हो रही है। हंगामे जो हो रहे हैं वो हंगामे इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ पे प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए।
आज प्रो रशियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट हैं वो अपने घर जाएंगी, छुट्टी करेंगी। प्रो वेस्ट प्रेसिडेंट ने कहा मैं तो घर नहीं जाऊंगी, मैं क्यों घर जाऊं। उन्होंने कहा निकलो यहाँ, और बाहर पब्लिक है रोडों पे। जॉर्जिया मजमूई तौर पे जो है वो उसका टिल्ट, यानी जॉर्जिया की ये जो हंगामे हैं ये तय करेंगे कि वज़ीर आज़म अगर आगे आ गए तो समझेंगे रशिया आगे आ गया, अगर खातून सदर आगे आ गई तो समझ लें कि मगरिब सामने आ गया। सिंपल सादा अल्फाज में। तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का पीछा पड़ा हुआ है, खातून वेस्ट की तरफ है, वो उधर है। दरमियान में ये हुआ कि अचानक जो है ये देखने के हयात तहरीर शाम या जो HTS है ये क्या करती है, क्योंकि ये अब मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं दोबारा इजिप्ट के अंदर, और अल्लाह से दुआ है कि ये जाहिरियत अब बंद हो। जो गज़ा के अंदर एक मतलब पता नहीं वहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त, लेकिन ये है कि उसको वो बंद करवाने के लिए फिर कतर, सऊदी, पाकिस्तान, आप देखें पाकिस्तान उस बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है हर लिहाज से। मैं तभी तो मतलब होता ना खून जलाता हूँ ना बैठ के, अजरबैजान के साथ हम, ये ब्रिक्स वाली चीज में हम, और मगरिब से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे। अब ये आपके ख्याल से ऐसी हो गया ये जो PIA के फ्लाइट्स खुल रही हैं, बैलेंस रखा हुआ है ना अपने आप को तमाम हालात के बावजूद। यहाँ से अफगानिस्तान से वो हम शुक्र है खुदा का, ये ऐसे जो है ना, एक दफ़ा मैं कोयटा गया, उन्होंने ऐसे करके यहाँ उन्होंने कहा जी इधर वो कॉन्सुलेट्स में हमारा हमसाया मुल्क जो है वो बातें सुन रहा है, उनके कॉन्सुलेट में यहाँ से बातें सुनी जा रही हैं। कहते हैं यहाँ, वो सामने कहते हैं बिल्डिंग, मैंने कहा अरे ये यहाँ पे, कहते हैं यहाँ जो बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब वो उधर सुन रहे हैं बैठ के आपकी बात। इस तरह बॉर्डर्स के करीब ऐसे पूरी वो छुट्टी हुई है वहाँ से। बाकी रह गए अब वो अमरुल्ला साले वाले किधर गए, सारे कंज्यूम हो गए ना, ये तो भरदूस हो गए ना सारे, वो जलावतन हुकूमत बनेगी, फलां बनेगा, ड्रामेबाजी खत्म हुई सारी। अब ये बाकी मसाइल हमने खुद तय करने हैं। अच्छा एक बात आखिर में और बड़ी इंटरेस्टिंग, और वो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो ये है, इनका नाम है प्रेसिडेंट लाई। ये जो है ये 34 स्लाइड अगर हम देखें तो ताइवान को, जिसको हम नहीं मानते, ये ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं लाई, ठीक है, खाली लाई कह देते हैं इनको, नाम तो इनका काफ़ी लंबा है। ये जो हैं ये मार्शल आइलैंड्स, तुवालू और पलाओ, ये 3 जज़ायर के दौरे, 12-13 मुल्क तो मानते हैं ना इनको, तो उसमें से ये जनाब वहाँ पर उन मुल्कों का दौरा करने के लिए रवाना हुए। लेकिन साथ उन्होंने क्या किया कि वो जो है उन मुल्कों को जाते जाते वो अमेरिका के दो दिन के लिए अमेरिका उतर गए, ताइवान के सदर। ये मैं एसोसिएटेड प्रेस को कोट कर रहा हूँ। ताइवान के प्रेसिडेंट अराइव्स इन हवाई फॉर 2 days स्टॉप इन US एज अ पार्ट ऑफ साउथ पैसिफिक विजिट। वो भाई जाना उधर था, मार्शल आइलैंड, तुवालू, पुलाओ, ये वो 10-12 मुल्क जो मानते हैं ताइवान को, वो उतर गए जनाब उधर। एक दिन वो गुजारेंगे हवाई में, दूसरे दिन गुजारेंगे गुआम में। ये 2 मुल्क, 2 जजीरा और एक हवाई, ये तो अमेरिका का हिस्सा है। किसी ने इनको, हाई ऑफिसर ने रिसीव नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि ये मैसेज उन्होंने भेजा किसको है? चाइना ने तो एहतजाज किया, बड़ा शदीद एहतजाज चाइना की तरफ से हुआ है कि भैया ये चाहिए। वो कह रहे हैं जी ट्रांजिट में है, ट्रांजिट में 2 दिन के लिए ट्रांजिट में है। जाना उन्होंने आगे पैसिफिक में था, वो 2 दिन के लिए रुक गए, आराम करेंगे अमेरिका में। लेकिन मैसेज जो है वो चाइना को, जैसे चाइना को मैसेज किया है, उससे ज़्यादा सख्त मैसेज बाइडेन ज़ामी ने ट्रंप को भेजा है कि ये ताइवान के ये इधर ही गुआम में बैठे हैं, और ट्रंप उधर जो है ये सोच रहा बैठा हुआ कि 1 मिनट रह जाओ। आज कितने दिन रह गए हैं? 20 जनवरी को आने में दिन कितने रह गए हैं? क्योंकि ताइवान के ऊपर वो उनकी ये इन्होंने बाइडेन ज़ामी ने 2 दिन के लिए उधर, चाइना उधर से। तो इस वक्त तलखियाँ, खाना जंगियाँ, ये लेबनान का सीज़ फायर अल्लाह करे रहे अपनी जगह, इसकी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। ये जिस दिन गज़ा का सीज़ फायर हो गया, मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू के साथ क्या होगा। और गज़ा का सीज़ फायर नेतन्याहू प्लस या माइनस वो जो लिंडसे ग्राम कह के गए हैं ना कि 20 से पहले सीज़ फायर होना है, भी यहाँ पर ट्रंप आके ये रौले रप्पे नहीं निपटाने, इसको तो करो।
और मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू का क्या होगा उसके बाद, और मुझे ये भी नहीं पता ज़ेलेंस्की का क्या होगा। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि मैं, उनका ताज़ा तरीन बयानिया है, कल तो ये था ना कि नेटो के साथ, उन्होंने कहा मैं अपना फ्यूचर जो है वो ट्रम्प के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। यूक्रेन का जो भी बने बने, मैं चाहता हूँ कि ट्रम्प की टीम का हिस्सा बन जाऊँ। तो मतलब है कि इस वक्त जो है वो इतनी ज़बरदस्त एक हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पॉलिटिकल सेंसिबल जो लोग हैं, हमारे शोरा दी बच्चे हमारे सारे कहाँ फंस गए हैं। इससे निकलें, बातचीत करें, आपस में बैठें, सारे मामलात को, ये तो कोई इशू है ही नहीं। लेकिन चूंकि कुछ लोगों का, मैं हमेशा कहता हूँ ना कि वो उनका हम बिल्कुल मुताबिल नहीं हो सकते इसके। ये बैठेंगे इंशाल्लाह, और ये तलखियाँ कम होंगी, होनी चाहिए, ज़रूर होंगी, और इसमें से हमें आगे निकल जाना चाहिए। और ये अच्छा है कि अभी कोई तारीख वारीख के मार्च वार्च की अनाउंस नहीं हो रही, इसी दौरान को मुज़ाकरात, शहबाज शरीफ सब आगे आए, कोई इनमें से कोई मतलब आके इसको ठंडा करके मामलात को और आगे चलें। और उसमें यह है कि उसमें मुल्क की भी भलाई है, मुल्क का भी नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब एक हैं, सबके इश्यूज हैं। ये पारा चनार का इशू पूरे मुल्क का इशू है, ये बलूचिस्तान सबका इशू है, ये गुरबत, ये PIA की अगर हो गया मामला, अच्छा हो गया, अगर स्टॉक मार्केट उठ रही है, ये हो रही है, सबका मुल्क है ना। तो ये आपस में क्या आप लोग इधर ये मेरा वो तेरा वो, इससे निकल के आगे बढ़े। तो मैं तो हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया के हालात ऐसे हैं ही नहीं कि आप ये हम बर्दाश्त करें कि ये हमारे अंदर, मुल्क के अंदर, दारुल हुकूमत के अंदर ये हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। और इसमें जो है वो बस इसको इधर ही रोकें, काफ़ी हो गया, मुल्क के लिए मुनासिब नहीं है ना, अवाम इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।